हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आशीष क्लासेस। बात कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 की, जो सेक्शन ए पर आधारित है। ये सेशन विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो आरएएस मेंस की परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं और या फिर एपीओ की परीक्षा इस बार दे रहे हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए भी उपयोगी है जो फिलहाल अब सोच रहे हैं कि हम आरएएस की तैयारी करना स्टार्ट करें या अगले एपीओ के लिए तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, ये बुक आपको दे रखी है, तो ये बुक आप घर बैठे मंगवा सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। और अगर आप जयपुर से हैं, अगर आप सूरतगढ़ से हैं, अगर आप सीकर से हैं, तब टेलीग्राम पर जाकर देखिएगा, मैंने सभी का एड्रेस दिया हुआ है कि ये सीकर अवेलेबल है बुक, जयपुर में 3-4 बुक डिपो पर अवेलेबल है और सूरतगढ़ में भी ये अवेलेबल करवा दी गई है, वहाँ से ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। आरएएस के लिए बहुत ही शानदार किताब ये बनाई गई है। इसमें आपको कॉम्पोजिशन पार्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है, ट्रांसलेशन बड़े आसान तरीके से समझाया गया है और ग्रामर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाई गई है। अच्छे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको भी शामिल किया गया है। प्रैक्टिस पेपर्स इसमें हैं, मॉक पेपर्स हैं 5, 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डाले गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। ये बुक आप बाई कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हमें वीडियो कोर्स चाहिए, इस बुक को समझाने वाला कोर्स चाहिए, तो इसी बुक के आधार पर एक कोर्स भी मैंने लॉन्च किया हुआ है, आरएएस का एक रिकॉर्डेड बैच, वो अभी फिलहाल चल रहा है। उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डेड आपको वीडियोस मिल रहे हैं। और ये बैच जो है वो मई में पूरा करवा दिया जाएगा, क्योंकि जून में आपकी परीक्षा है। तो जून में जो आपकी परीक्षा होगी 18 तारीख को, 18 को इंग्लिश का पेपर होगा, उससे 18 दिनों पहले, 20 दिनों पहले वो हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका होगा। और वैसे मैंने पाठ्यक्रम पूरा करके भी एक वीडियो सेट जो है पिछले कोर्स जो कोर्स बात करें, ऑनलाइन प्लस मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच वो था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया है उस कोर्स में। ठीक है, तो वो वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का। ठीक है, और ये वाली बुक के नंबर दे रखे हैं, यहाँ से संपर्क करके बुक आपको मिल जाएगी। तो चलो साहब, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो सेक्शन ए है, ये 20 में से 20 मार्क्स लाए जा सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए प्रैक्टिस वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि परीक्षा में अभी भी थोड़ा समय बाकी है, हालांकि है नज़दीक, लेकिन समय है। समय रहते आप मेरे साथ इन सेशंस को कंटिन्यू लगाएंगे, कंटिन्यू आप पूरे वीडियोस देखेंगे, तो यकीन मानिए बहुत अच्छे मार्क्स आपके सेक्शन ए में आ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ आपको फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि आपको समय बहुत कम लगेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अगर आपको यहाँ 5 मिनट में ही ये 20 क्वेश्चंस होने लग जाएं, तो मानिए ना कि आपके लिए एक एडवांटेज है। आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मेरे साथ लगा चुके होंगे सेक्शन ए के, और मैं पूरा फुल मॉक भी आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए, वो भी जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। लेकिन पहले ये सेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए गए हैं, वो वर्ड्स भी आप लिख लीजिएगा, पेन नोटबुक लेकर बैठना, सेशन पूरा देखना। पहला क्वेश्चन, शी वॉज वेरी प्लेसिड चाइल्ड हु स्लेप्ट ऑल नाइट एंड हार्डली एवर क्राइड। यहाँ गलती है आर्टिकल की, शी वॉज अ वेरी स्पेशल चाइल्ड, प्लेसिड चाइल्ड। कारण है कि चाइल्ड जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन संज्ञा है, गिनने योग्य है। अगर कोई संज्ञा गिनने योग्य हो और एक वचन हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, तो ए लगेगा यहाँ पे। प्लेसिड का मतलब होता है काम एंड रिलैक्स्ड, काम एंड रिलैक्स्ड मतलब शांत हो, रिलैक्स्ड हो, उसको बोलते हैं हम क्या, प्लेसिड। इसका ट्रांसलेशन ये है कि वो बहुत ही शांत बच्ची थी, रिलैक्स्ड बच्ची थी, जो कि पूरी रात सो जाया करती थी और बिल्कुल भी रोया नहीं करती थी, ये मतलब है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव चेस्टाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर नॉट डूइंग एनफ टू प्रिवेंट लेटेस्ट फैमिन इन अफ्रीका। दो वर्ड्स हैं, एक है चेस्टाइज, इसका मतलब स्कोल्ड या क्रिटिसाइज है, आलोचना करना है या डांटना है, आलोचना करना या डांटना। एक है फेमिन, ये सूखा, सूखे को बोलते हैं ड्राउट, तो सूखे के लिए फेमिन है। इसका ट्रांसलेशन ये है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो परोपकार का कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, परोपकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने सरकार को लताड़ा है, उन्होंने सरकार की आलोचना की है। ये देखो, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब आ ई ए के बाद है आएगा। जो बच्चे मेरे कोर्स से जुड़े हैं, जिन बच्चों ने तैयारी अच्छे से कर रखी है, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इसको अप्रोच कर रहा हूँ। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा किया है। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन्होंने लताड़ा है किसको, सरकार को। किस लिए, फॉर नॉट डूइंग एनफ, कि सरकार ने पर्याप्त रूप से कार्य नहीं किया। किस लिए नहीं किया, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। रोकना किसको था, लेटेस्ट फैमिन,
जो हाल फिलहाल एक सूखा पड़ा है इन अफ्रीका, कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका में हाल फिलहाल सूखे को नहीं रोक पाने के कारण जो परोपकारी संस्थाएं हैं उन्होंने सरकार को लताड़ा है, आड़े हाथों लिया है, आलोचना उन्होंने की है। प्रॉब्लम है द लेटेस्ट आएगा, ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन है। लेटेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, इसकी डिग्री पॉजिटिव लिख लेना, लेट होती है। इसकी कंपैरेटिव है वो लेटर होती है, और सुपरलेटिव लेटेस्ट होती है। लेट, लेटर, लेटेस्ट। शी स्टूड्स विद हर जिटरी फ्रेंड्स इन द डार्कनेस। यहां गलती पे बाद में आएंगे, पहले जिटरी शब्द जो है इसका मतलब होता है नर्वस या टेंस, नर्वस या टेंस। तो जो परेशान है, घबराया हुआ है, उसको हम बोलते हैं जिटरी। शी स्टूड्स, देखो स्टैंड फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड होती है, थर्ड फॉर्म स्टूड होती है। पहले तो आप ये तय करो कि ये फॉर्म कौन सी है। ये फॉर्म सेकंड है, थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले कोई सहायक क्रिया नहीं है। अगर कोई सहायक क्रिया होती तो इसको हम थर्ड फॉर्म मान लेते। अन्यथा जब सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है और हमारे को सहायक क्रिया नहीं देखने को मिलती है तो उसको मान लेते हैं कि सेकंड फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन भी सोल्व करने की कोशिश करो, ताकि आप भी मेरे को बता सकें कि आपका स्कोर क्या है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने जब ये पेपर सॉल्व किया तो उसमें स्कोर कितना रहा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे शी स्टूड्स नहीं आएगा, स्टूड आएगा, क्योंकि एस तो हम प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ते हैं ना, सेकंड फॉर्म में थोड़ी ना जोड़ते हैं। तो उसने क्या किया, वह खड़ी रही अपने घबराए हुए दोस्तों के साथ, किसमें? डार्कनेस में, अंधेरे में। अगला है अंडर प्रेशर ही वॉज रिवील्ड हिज वल्पाइन नेचर। पहली बात तो वल्पाइन क्या है? वल्पाइन एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है क्राफ्टी या कनिंग। क्राफ्टी या कनिंग मतलब होता है चालाक, चालाक को बोलते हैं वल्पाइन। अंडर प्रेशर मतलब दबाव में। ही वॉज रिवील्ड उसने उजागर किया, क्या? अपना धूर्त नेचर, स्वभाव, प्रकृति। ठीक है। भाई कोई व्यक्ति कैसा है वो या तो बहुत खुशी में पता लगता है या बहुत दुख में पता लगता है। तो यहाँ पे दबाव में व्यक्ति आ गया तो उसने बता दिया कि भाई ऐसा व्यक्ति है वो, ये मतलब है। और यहाँ पे देखिए रिवील किसने किया, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। यहाँ रिवील किसने किया? उसने किया। तो जब कोई क्रिया से पहले उसका डूअर दे रखा होता है, जब वर्ब से पहले, ये मैंने पैसिव वॉइस में लिखवा रखा है इस बुक में जो आपने दिखाई है मैंने बुक, इसमें अच्छे से कारण दे रखे हैं कि कॉमन एरर के क्वेश्चंस पैसिव वॉइस वाले, एक्टिव वॉइस वाले कैसे सोल्व करने हैं। तो अगर रिवील है, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, डिस्क्लोज करना। रिवील का मतलब क्या है? डिस्क्लोज करना, उजागर करना। तो कह रहा है कि दबाव में उसने उजागर किया अपना वल्पाइन नेचर, अपना धूर्त नेचर। तो यहाँ पे रिवील किसने किया? ही ने। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है तो पता होना चाहिए कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म किसका पैसिव है? सेकंड फॉर्म का। चूंकि एक्टिव था तो सेकंड फॉर्म लगा दो ना, तो वॉज को हटा दो। देयर नीड बी नो प्लेस इन द मार्केट फॉर कॉनमैन। कॉनमैन का मतलब होता है ठग, धोखेबाज, जो ट्रिक्स प्ले करते हैं अपने फायदे के लिए, उसको बोलते हैं क्या? कॉनमैन। तो ये कह रहा है कि मार्केट में कॉनमैन का जगह नहीं होनी चाहिए। नीड का मतलब तो होता है आवश्यकता है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जगह नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे सही मॉडल शुड होना चाहिए। शुड बी नो प्लेस, कोई जगह नहीं होनी चाहिए मार्केट में, किसके लिए? कॉनमैन के लिए। शी एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे फिक्स्ड प्रिपरेशन आप इस बुक से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वहां पे एम्फेसिस और एम्फेसाइज। एम्फेसाइज जो है वो एक वर्ब है, एम्फेसिस जो है वो एक नाउन है। ये जो नाउन है इसमें ऑन लगाते हैं, और वर्ब जो है इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं लगाते हैं। ऐसा ही हम स्ट्रेस के साथ भी देखते हैं, इसका मतलब होता है जोड़ देना, दबाव डालना। ठीक है। तो एम्फेसाइज जो है जोड़ देना या दबाव डालना है, इसके साथ में कोई प्रिपोजिशन नहीं आता है जब ये वर्ब होती है, तो यहाँ पे ऑन गलत है। ठीक है। अच्छा, फ्रूट जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखिएगा। और वेजिटेबल्स जो है वो काउंटेबल नाउन होता है, ये भी ध्यान रखना। वेजिटेबल जो है वो काउंटेबल है और फ्रूट है वो अनकाउंटेबल है। तो शी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट। उसने जोर दिया किस पर? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश फ्रूट पर। ताजा जो फल हैं और सब्जियां हैं डाइट में, उसके महत्व पर जोर दिया। नंबर 7 पे आइए। नंबर 7 आपसे कह रहा है हैज एनी पॉलिटिशियंस रिकॉर्ड विदाउट ब्लेमिश ऑन दिस इशू। ब्लेमिश का मतलब है दोस्तों कलंक, एक प्रकार का धब्बा, स्पॉट। ठीक है। धब्बे को, कलंक को बोलते हैं ब्लेमिश। यहां हैज से बनाओगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि हैज के बाद तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, या हैज का मतलब रखना होता, ऐसा होता ना, तो रखने का सेंस है ना, आगे थर्ड फॉर्म है तो हैज की आवश्यकता नहीं है। इसका ट्रांसलेशन ये है कि क्या किसी ये वर्ब का क्वेश्चन है,
क्या किसी पॉलिटिशियन का रिकॉर्ड जो है बिना दाग का है? इस मुद्दे पर क्या किसी राजनेता का करियर जो है वो बिना दाग का है क्या, बेदाग करियर है क्या? तो मतलब ऐसा है क्या? तो इज से बनाइए क्वेश्चन। ये किससे बनेगा? इज से भी। इसको अफर्मेटिव बना के देख लो कि इस राजनेता करियर ऐसा है, तो दिस मतलब द करियर ऑफ दिस पॉलिटिशियन इज विदाउट ब्लेमिश ऑन दिस इश्यू, तो इज ही लगाओगे ना, इज को बाहर निकाल लोगे तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। द रेडियो स्टेशन आर्ग्यूड दैट दीज कमेंट्स वर क्लियरली बीन सेड इन जेस्ट। एक फ्रेज है यहाँ पे इन जेस्ट, इसका मतलब होता है नॉट सीरियसली, बिना गंभीरता के, या एज अ जोक, एक जोक के रूप में, मजाक के रूप में। इसका ट्रांसलेशन ये है कि रेडियो स्टेशन जो है उसने आर्ग्यू किया, उसने एक बहस करी, एक तर्क दिया कि ये जो कमेंट्स हैं वो मजाक में कहे गए थे। मैंने आपको पिछले सेशन में, जो सेशन नंबर 3 हमारा था, उसमें डिस्कस करके बताया था कि बीन जब भी आएगा तो उससे पहले तुम्हें एच चाहिए। एच का मतलब तुम्हें हैज चाहिए, या हैव चाहिए, या हैड चाहिए, हो सकता है किसी मॉडल के साथ हैव चाहिए, लेकिन एच जरूर चाहिए। एच होगा तो ही बीन लगेगा, वरना बीन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां तो एच है नहीं, तो बीन को हटा दो, या तुम इसमें हेड लगा दो पास्ट में देखते हुए, क्योंकि पास्ट की बात तो है ही आर्ग्यूड। तो इस रेडियो स्टेशन ने तर्क दिया कि ये कमेंट जो है बिना कोई सीरियसनेस के कहे गए थे, मजाक के रूप में कहे गए थे। इट इज अ मोरल टेल विद मोरल लेसन दैट यंग फीमेल रीडर्स वुड एबहोर। एबहोर का मतलब नोट कर लो, हेट, या इसे कहेंगे डिटेस्ट, या इसे कहेंगे लोथ। मतलब नफरत करने को बोलते हैं क्या? एबहोर। नफरत करना, घृणा करना, इसको बोलते हैं एबहोर। बोल के देखो, किसी को याद रह जाएगा। आई हेट यू बोलने की जगह ये बोल के देखो, आई एबहोर यू, आई डिटेस्ट यू, आई लोथ यू। इससे होगा क्या? इससे आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए कि मुझे इसी बात पर टिके रहना है या फिर मेरे विचार चेंज कर लेने हैं, क्योंकि अगले को समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे यूज कर सकते हैं, हेट, डिटेस्ट, लोथ या एबहोर। इनका मतलब क्या है? घृणा करना। तो इट इज अ मोरल टेल, टेल का मतलब होता है कहानी, तो ये एक नैतिक कहानी है, उसका एक मोरल लेसन है। भाई लेसन जो है वो काउंटेबल नाउन है। जैसे देखो यहाँ पे टेल जो है काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो जैसे यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया है, ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी तो लगेगा ए, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। अ मोरल लेसन, तो ये एक नैतिक कहानी है जिसकी एक नैतिक शिक्षा है। और ये वो नैतिक कहानी जो है उसको जो यंग फीमेल रीडर्स है, मतलब जो युवतियां हैं, जो पाठक हैं इस कहानी की, वो घृणा करेंगी, ये मतलब है। ही वॉज डेफिनेटली लिटिल बिट टिप्सी। टिप्सी का मतलब होता है ड्रंक। हल्का फुल्का नशे में होना जो होता है उसको बोलते हैं टिप्सी। हल्के फुल्के नशे में होना, इन लाइट इंटॉक्सिकेशन, ये कहलाता है क्या? टिप्सी। ही वॉज डेफिनेटली ए लिटिल बिट टिप्सी, क्या मतलब? कि वो डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, अ लिटिल बिट टिप्सी, थोड़ा बहुत टिप्सी था, वो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नशे में था। एंड हैड ए फैबुलस टाइम, और बड़ा शानदार समय उसने गुजारा, किसके साथ? अपने पूरे सभी फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ जो उसके चारों ओर इर्द गिर्द थे, ये मतलब है इसका। यहां देखिए द होल दे रखा है, और डिटर्मिनर पढ़ना है इसको, इस बुक से पढ़ लेना भले ही। ऑल और होल को मैंने अलग से बॉक्स बना के समझाया है कि क्या डिफरेंस है। वहां बता रखा है कि होल जो है ना वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, ऑल जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है, या अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो ऑल आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स दे रखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना, तो ये हटा के ऑल कर दो। दे लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, तो दे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हिज, माई, आवर, योर, ये सब क्या होते हैं? पजेसिव होते हैं। अब आइए आप 11 पे, पीछे रह गया क्या? 11 देखना, सिनोनिम बताना रिलेंटलेस का। बेटा रिलेंटलेस के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है नॉन स्टॉप, अविरल, कंटिन्यूअस, लगातार, परसिस्टेंट, ये सब मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है हार्श, क्रूअल। मतलब कोई व्यक्ति के बारे में तुम कहो रिलेंटलेस है, मतलब निर्मम है, असंवेदनशील है, बड़ा ही कठोर दिल इंसान है, निर्दयी है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेंटलेस का सिनोनिम बताना है तो हार्श हो जाएगा। यील्डिंग सुना है कभी? यील्ड का मतलब होता है घुटने टेकने वाला। तो हार्श जो व्यक्ति है ना वो तो घुटने टेकेगा नहीं। भाई रिलेंटलेस को तो मनाना बड़ा मुश्किल है, रिलेंटलेस को समझाना बड़ा मुश्किल है, उसको राजी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो क्या एकदम निर्मम हृदय व्यक्ति होते हैं।
लेकिन यील्डिंग जो है वो क्या है, आराम से मान जाता है बात को, वो तुरंत ही समर्पण कर देता है कि ठीक है यार तूने कहा वही ठीक है। तो यील्डिंग इसका एंटोनिम होगा, विलोम शब्द होगा। अगला है परफंक्ट्री। इसको परफंक्ट्री ही बोलेंगे, परफंक्शरी नहीं बोलेंगे। परफंक्ट्री जो है इसका मतलब होता है कर्सरी, ऊपरी तौर पर, सतही स्तर पर कर्सरी। कर्सर देखा है कंप्यूटर, माउस, माउस से जो कर्सर आप मूव करते हो ना, तो वो क्या है, वो सतही होता है, ऊपर ऊपर से ही होता है, सुपरफिशियली होता है। तो कर्सरी कर देंगे। हाफ हार्टेड का मतलब है आधे मन से, तो परफंक्ट्री का सिनोनिम बताना था तो कर्सरी हो जाएगा। एंटोनिम बताना है साहब फिडेलिटी का। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी। फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, वफादारी। तो वफादारी को क्या बोलते हैं, लॉयल्टी बोलते हैं। इनफिडेलिटी दिख ही रहा है आपको, ये इसका एंटोनिम है। तो आपको आंसर करना है, तो आंसर तो आपका ये है, और ये आपका क्या है, इसका सिनोनिम, क्योंकि आपको एंटोनिम पूछा था। होर्ड इसका मतलब होता है स्टोर। तो ये तो हो गया सिनोनिम इसका। आपको क्या बताना है इसका आंसर, तो वेस्ट हो जाएगा। भाई होर्ड का मतलब संग्रहित करना, आप इकट्ठा कर रहे हो कोई चीज को, और एक आप उसको वेस्ट कर रहे हो, तो वेस्ट करना इसका विलोम शब्द हो जाएगा। फिर आपको बताने हैं idioms and phrases या phrasal verb के क्वेश्चन। शी बैक्ड आउट या गोट डाउन ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट। गेट डाउन जो होता है ना, ये जो गेट डाउन है इसका मतलब नीचे उतरना होता है। गेट डाउन जो है इसका मतलब नीचे उतरना है। बैक आउट का मतलब होता है वादा तोड़ना, वादा खिलाफी करना, वादे से मुकर जाना, ये मतलब है बैकआउट का। ठीक है, तो वादे से मुकर जाने को बोलते हैं बैकआउट, और गेट डाउन का मतलब क्या है, नीचे उतरना। तो यहाँ पे क्या है कि उसने अंतिम मिनट पे डील से क्या कर लिया, वादा खिलाफी कर ली, डील तोड़ दी है ना, वादे से मुकर गई, तो यहाँ पे बैकआउट आना चाहिए। फिर थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू गो टू द वॉल या स्ट्रेन एवरी नर्व। दो हैं, एक तो है गो टू द वॉल, इसका मतलब होता है फेल होना, कोलैप्स होना। फेल या कोलैप्स मतलब कोई चीज, कोई संस्था है या वो असफल रही या कोलैप्स हो गई, धराशायी हो गई, तो उसको बोलते हैं गो टू द वॉल। फिर दीवार आ गई सामने, दीवार सामने आ गई, इसका मतलब प्रोग्रेस के लिए कोई जगह नहीं आपके पास, और प्रोग्रेस जब नहीं हो रही इसका मतलब आप असफल हो गए अपने वेंचर में। और स्ट्रेन एवरी नर्व जो दे रखा है, इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। ये बताया हुआ भी शायद, स्ट्रेन का मतलब तनाव होता है वैसे, अगर नाउन के रूप में लें। नर्व का तंत्रिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, यूँ कह सकते हो। तो अगर आप इतनी मेहनत करें, फिजिकल इतनी मेहनत करें, मेंटली इतनी मेहनत करें कि सारी नसें आपकी खींची खींची सी लगे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना। टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत करने को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एवरी नर्व। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा कि हजारों की संख्या में जो कंपनीज हैं या फर्म्स हैं, संस्थाएं हैं, वो ऐसा लग रहा है कि इस साल क्या हो जाएंगी। यहाँ टू के साथ स्ट्रेन एवरी नर्व दिस ईयर, तो ये दिस ईयर से तो कुछ बैठेगा नहीं ना कि इस वर्ष वो मेहनत करेंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस वर्ष वो क्या होंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, फेल हो जाएंगे, तो इस तरफ जाएंगे, गो टू द वॉल। फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स के दो क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो 17 नंबर है, द टीचर आस्क्ड देम टू कंपोज या कंप्राइज देयर ओन पोएम्स। कंप्राइज होता है कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना, ये क्या होता है, कंप्राइज। कंप्राइज में तो ऑव लगता नहीं है, वो लगता है तो तब लगता है जब बी के साथ कंप्राइज्ड हो। ये भी लिख लेना भले ही, काम की चीज है। अगर बी के साथ कंप्राइज्ड लिखोगे तो ऑव लगा देना। अगर केवल कंप्राइज लिखो तो नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड। इसके बराबर लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट में ऑफ लगता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, कंसिस्ट में ऑफ लगेगा, कंप्राइज में कुछ लगेगा नहीं। कंप्राइज में तभी लगेगा जब उसके पहले बी होगा और वो कंप्राइज्ड होगा। और कंपोज का मतलब बनाना होता है ना। तो ये क्या कह रहा है, टीचर ने उनसे कहा, क्या कहा, ये तो होता है से मिलकर बना होना, और ये कह रहा है बनाना। तो पोइम्स बनाओ, खुद की कविताएं कंपोज करो, म्यूजिक कंपोज जैसे होता है वैसे पोइम्स को कंपोज करो, ये कह रहा है। कंपोज आपका आंसर आएगा। फिर है 18। अभी देखो होर्ड हम देख के आए हैं, HOARD का मतलब क्या बताया था मैंने, स्टोर करना। तो यहाँ पे क्या है, HORDE, इस होर्ड का मतलब है अ लार्ज क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, होर्ड। तो बहुत बड़ी भीड़ जो है टूरिस्ट की, उसने एंटर किया, जैसे ही गेट्स ओपन हुए, जैसे ही गेट्स खुले, वैसे ही बड़ी भीड़ जो है टूरिस्ट की, उसने एंटर किया म्यूजियम में। तो भीड़ के लिए यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा, ये तो होता है इकट्ठा करना, तो ये तो नहीं आएगा। फिर आपको बताने हैं दो वन वर्ड्स, वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, मतलब किसी व्यक्ति को डिस्प्यूट का सेटलमेंट करने के लिए, विवाद के निपटारे के लिए नियुक्त किया गया हो दो पार्टीज के द्वारा, उसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं,
आर्बिट्रेटर, इसको बिचौलिया कह सकते हैं, इसको मध्यस्थ कह सकते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन सुना होगा, पंचायत जिसको बोलते हैं, तो आर्बिट्रेटर जो होता है वो पंच होता है, वो पंचायती लेता है, दोनों पक्षों की बातें सुनेगा, दोनों पक्षों में से किसी एक के फेवर में निर्णय देगा, ठीक है, विवाद सुलझाएगा, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। और एक क्वेश्चन है, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं एल्यूमनस। याद रखना, अगर तुम्हें केवल स्टूडेंट दे रखा हो, ना ये कहा कि मेल ना ये कहा फीमेल, तो एल्यूमनस करना। ये तो एक के लिए है, ये तो सिंगुलर है। अगर बहुवचन दोगे तो एल्यूमनाई, ये है प्लूरल। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट कहता, अगर गर्ल्स के लिए कहता, तो ये आता एल्यूमना, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनता है एल्यूमने। समझ में आ रही बात? एल्यूमना और एल्यूमने, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। अगर गर्ल्स के लिए बात करते तो, क्योंकि बॉयज की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, तो एल्यूमनस, प्लूरल क्या है? एल्यूमनाई, राइट। तो ये हुआ आज हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 4। अभी तक हम 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, पिछले सेशंस भी जरूर देखिए, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे हमें कितने समय में क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। अगर मेरे साथ ये सेशंस आपने कंटिन्यू लगा लिए, तो 20 में से 20 आ जाएं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए ये मेरा प्रयास है, इसीलिए मैं वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आने वाले दिनों में हम ट्रांसलेशन वाला सेगमेंट जो है वो भी हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे यूट्यूब पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।